बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने किया रोड शो, जनता का व्यक्त किया आभार। आज भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। आज लोकसभा में डिंपल यादव लेंगी शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ का कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जाएंगे दिल्ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की बूंदी से शुरू। प्रियंका गांधी भी हुई शामिल, अन्य नेता भी हुए शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी मेघालय। टीएमसी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को करेंगी संबोधित। पार्टी नेताओं को देंगी जानकारी। उत्तर भारत में और बढ़ेगी कपकपी। दिल्ली में पॉल्यूशन से मिलेगी राहत, आईएमडी ने दी जानकारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेंगे। इस समय की बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल होंगे और गुजरात के गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। गुजरात के सीएम के रूप में पटेल का दूसरा कार्यकाल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे शपथ दिलाएंगे। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भूपेंद्र पटेल आज से गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। गुजरात की सत्ता को संभालने का काम भूपेंद्र भाई पटेल करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। तो इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर आज लोकसभा में डिंपल यादव शपथ लेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष आज लेंगी शपथ। इस समय की बड़ी जानकारी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव भी दिल्ली जाएंगे। तो डिंपल यादव शपथ लेंगी 11 बजे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दिल्ली जाएंगे। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। जानकारी दे दें कि डिंपल यादव ने मैनपुरी से जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद डिंपल यादव आज शपथ लेंगी। तो डिंपल यादव ने मैनपुरी से जीत हासिल की है। उस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर डिंपल यादव शपथ लेंगी 11 बजे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महिला शक्ति के नाम है। बता दें कि आज की यात्रा में राहुल गांधी के साथ केवल महिलाएं चलेंगी और इससे नारी शक्ति पद यात्रा का नाम दिया गया है। प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया भी यात्रा के साथ चल रही हैं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है और आज बूंदी के तेजाजी मंदिर से ये यात्रा की शुरुआत की गई है। वही यात्रा में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। बड़े बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज की बात करते हैं। आज ये यात्रा बेहद ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की जो यात्रा होगी वो महिला शक्ति के नाम होगी। इस यात्रा में महिलाएं हिस्सा लेंगी और प्रियंका गांधी भी अपनी बेटी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। इसके बाद वो काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम गए हैं और बाबा के दर्शन किए। इससे पहले वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर सीएम ने अपनी बात रखी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लाभार्थियों से मिले। वहीं उन्होंने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें कि चित्रकूट में लाभार्थियों का ऑपरेशन होगा। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सीतापुर पहुंचे हैं। इस दौरान दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जीएसटी टीम के अधिकारी किसी व्यापारी का शोषण नहीं करेंगे। अधिकारियों की तरफ से व्यापारियों के शोषण पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि रामपुर सीट अन्य विरोधी पार्टियों के लिए रेड अलर्ट है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीजेपी में ही अपना हित नजर आता है। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा को भेजा था। इसके बाद जेपी नड्डा ने आदेश गुप्ता के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। आदेश गुप्ता के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी जगह वीरेंद्र सचदेवा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। बीजेपी की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के अनुसार आदेश गुप्ता का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। अगली सूचना तक दिल्ली बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने के बाद सर्दी का खासा असर देखने को मिला है। कुछ जगहों पर कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ी है। वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से चक्रवाती तूफान अपना असर दिखाने के बाद कमजोर पड़ गया है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में सोमवार को भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उधर पहाड़ों पर भी बर्फबारी की वजह से पारा नीचे गिरा है और ठंड बढ़ी है। तो आपको जानकारी दे दें कि कई राज्यों में टेम्परेचर डाउन हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हुई है। और साथ ही साथ कई राज्यों में कई जिलों में कोहरा भी लगातार बढ़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हुई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए देवेंद्र, आपको बता दूं, अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लगातार जिस तरह से अभी फॉग जो बढ़ रहा था, फॉग का कारण सबसे बड़ा था कि प्रदूषण। हालांकि यहाँ पर अभी इस तरह से ज्यादा ठंडी देखने को इसलिए भी नहीं मिल रही क्योंकि जो नीचे हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर चमोली, जिस जगह पर चमोली में जहां पर लगातार बर्फबारी होती है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में जो अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जो बताया जा रहा है लगभग जनवरी फरवरी में वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र से जो बर्फ पड़ने का कारण होता है, फिर निचले क्षेत्र में जो हवाएं चलती है उससे काफी परेशानी लोगों को होती है। अगर बात करें कोहरे की तो अभी कोहरा इतना खासा देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ अगर बात करें देहात क्षेत्र की, या देहात क्षेत्र में लगातार कोहरा वहां पर सुबह के समय और शाम के समय देखने को मिलता है। लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, खास तौर पे जो वो लोग हैं जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, जिन लोगों को सफर करना होता है गाड़ी से, 4 पहिए से, या जो टेम्पो ट्रेवल होते हैं या अपनी जो बसेस होती हैं कमर्शियल, उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि बीच बीच में गाड़ियां रोकनी पड़ती है, शीशा साफ करना पड़ता है। तो ऐसी कई परेशानियां जो राहगीर है खास तौर पर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आने वाले कुछ समय में जब यहाँ पर ठंड होगी, लगातार जो लोग यहाँ से ऑफिस के लिए निकलते हैं उनके लिए खासा परेशानी बढ़ जाएगी। और लगातार जो जिस तरह से अलाव का सहारा लिया जाता है नहीं मिले, लेकिन कुछ दिनों में लगातार एनसीआर में, जहां तक कि गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में भी अलाव जगह जगह देखने को मिलेंगे। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे वनडे में बिहार के लाल ईशान किशन नाम का एक तूफान आया और डबल धमाका क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। लेकिन इन सब के बीच करुण नायर ने ट्वीट करते हुए सनसनी मचा दी और बीसीसीआई से एक मौका देने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए।
आज बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे वनडे में बिहार के लाल ईशान किशन का तूफान आया। किशन ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को अच्छी तरीके से धोया। ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए 210 रन की तूफानी पारी खेली। किशन की इस तूफानी पारी की हर जगह तारीफ हो रही है। बड़े बड़े खिलाड़ी ईशान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खिलाड़ी हो तो ईशान जैसा। ईशान ने अपनी इस पारी में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इन सब के बीच टीम इंडिया से बाहर चल रहे करुण नायर का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। करुण नायर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर भारतीय टीम में वापसी का एक और मौका मांगा है। नायर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय क्रिकेट, मुझे एक मौका दे दो। करुण नायर के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की लाइन लग गई। प्रशंसक बीसीसीआई को ट्रोल करने लगे और नायर को टीम इंडिया में मौका देने के लिए तेजी से मांग उठने लगी। करुण नायर वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 रन की पारी खेली थी। अब वो ऐसा करने वाले दूसरे हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। नायर ने टेस्ट में शानदार ट्रिपल सेंचुरी जड़ी है, लेकिन उसके बावजूद दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को टीम इंडिया में मौका नहीं मिला है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अब तक 6 टेस्ट और 2 वनडे खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 374 और वनडे में 2 मैचों में 40 रन बनाए हैं। टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी करुण नायर का टीम से ड्रॉप हो जाना कहीं ना कहीं सवाल पूछता है और सवाल खड़े भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। एक और व्यापारी बेहाल हैं तो दूसरी ओर जनता भी बेहद ही परेशान है। महोबा में लगाई गई प्रदर्शनी को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई का कहर कितना है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल से लेकर आज तक आवाम और व्यापारी महंगाई से निजात नहीं पा सके हैं। महंगाई की मार के चलते अधिकांश व्यापार ठप पड़ चुका है। जनता का जेब भी खाली हो चुका है। महोबा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां दूर दराज से आए व्यापारियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी महंगाई से जूझते हालातों को बयां कर रही है। मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में लगाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी को महंगाई की मार का सामना सीधे तौर पर करना पड़ रहा है। प्रदर्शनी में लगाई गई अधिकांश दुकानें सूनी पड़ी है और ग्राहकों की राह देखने को मजबूर है। चल रहा है, ठीक चल रहा है। अभी उस हिसाब से भीड़ वगैरह इतनी नहीं आ रही है, लेकिन चल रहा है, खर्चा पानी चल रहा है। अभी ये हो गया 6-7 दिन हो गए अभी। अच्छा, अभी आए 6-7 दिन हो गए, ज़्यादा तो नहीं हुआ। अभी लगभग 1 महीने तो चलेगा चलते। डाक बंगला मैदान में लगाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी को तकरीबन 7 दिन गुजर चुके हैं। बावजूद इसके देर रात प्रदर्शनी में जनता तो नजर आती है, लेकिन खरीदार नहीं। बेबस व्यापारियों की माने तो कोरोना काल से लगातार आज तक महंगाई की मार अपने वजूद की गवाही दे रही है। काम धाम तो बहुत हल्का है। मौसम की मार पड़ी हुई है, फिर महंगाई की मार पड़ी हुई है। महंगाई की वजह से पब्लिक देखती है और चली जाती है। सोच के तो यही आए हैं काम धंधा मान लो सही चलेगा। हमारा इस बार तो खर्चा भी निकालना भारी पड़ रहा है। पैसे तो काम 10-12 सालों से कर रहे हैं। कोरोना काल से तो बिल्कुल सारी पब्लिक मरी हुई है। फिर उसके बाद में अब इस बार तो बिल्कुल डाउन है। पिछले साल था डाउन, पर इतना नहीं था। इस बार कुछ ज्यादा डाउन है। महंगाई तो बहुत असर है। महंगाई की वजह से तो पब्लिक देखती है, रेट सुन के भाग जाती है। महंगाई की वजह से तो सारी कहानी बेकार है। महंगाई का असर आवाम पर साफ नजर आ रहा है। घरेलू उपयोग में आने वाले अधिकांश खाने पीने और दिनचर्या से जुड़े सामान की बढ़ी हुई कीमतों ने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसे में मुख्यालय में लगाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी पर इसका असर साफ तौर पर नजर आना लाजमी है। व्यवसाय क्या यहाँ पे आए हुए हैं जब से, तब से कुछ नहीं है। बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। महंगाई के चक्कर में लोग पब्लिक आती है, देखती है माल और चली जाती है, लेती है नहीं है कुछ। बहुत समस्या खराब हो रही है। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही है, यहाँ काम वाम सारा ऐसे ही है कुछ। ये हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे बढ़िया होगी दुकानदारी, उसी हिसाब से हम आए यहाँ लगाई आके दुकान। मगर यहाँ तो समझ लो 15 दिन हो गए बैठे हुए, अभी तक कुछ नहीं काम निकल रहा है। देख रहे हैं आपको, सन्नाटा बीता हुआ है पूरे ग्राउंड भरे में। पब्लिक का दुक्का आ रही है। वही थोड़ी बहुत शाम को निकलती है पब्लिक, उसके बाद में वही 1-2 घंटे चलती है। 1-2 घंटे में कितना कमा ले होगे।
4-4, 5-5 बंदे हैं, सबका खर्चा निकालना भारी पड़ रहा है इसमें। प्रदर्शनी के दौरान बेहद ही सस्ते दामों पर बिकने वाले सामान को देखने वाले तो आते हैं, लेकिन खरीदने की हिम्मत कोई नहीं करता। अब ऐसे बुरे दौर के आगे व्यापार किया भी जाए तो कैसे। महोबा से सागर पस्तौर की रिपोर्ट। सेक्टर 94 के नोएडा एनिमल शेल्टर होम की गजब कहानी सामने आई है। पुलिस भी मामला सामने आने के बाद हैरान है। इसके संचालक पर सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। 2 जून 2021 को सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान 2 DCM ट्रक में भेड़, बकरी और बकरे ले जाते हुए पकड़ा था। एक ट्रक में औरैया के व्यापारी के 110 बकरे और बकरियां थे, जबकि दूसरे ट्रक में मथुरा के रईस के 101 बकरे, बकरियां और भेड़ लदे थे। पुलिस ने 211 बकरे, बकरियां, भेड़ को पकड़कर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया और DCM से बरामद भेड़, बकरे और बकरियों को सेक्टर 94 के एनिमल शेल्टर होम में देखरेख के लिए रखवा दिया। बकरे बकरियों की कुल कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। इस मामले में औरैया के संतोष ने अपनी जमानत करा ली और बकरियों को वापस दिलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट सुनवाई शुरू हुई तो शेल्टर होम के संचालक ने रख रखाव का खर्च 94,000 रुपए की मांग की। व्यापारी संतोष ने इस रकम को कोर्ट में जमा करा दिया। इसके बाद भी उसे बकरे और बकरियां नहीं मिली तो फिर दोबारा संतोष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने बकरे बकरियों को दिलाने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने जब शेल्टर होम संचालक से बकरियों की मांग की तो उसने सभी 110 बकरे बकरियों के मर जाने की बात कहकर देने से मना कर दिया। पीड़ित ने तीसरी बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने सेक्टर 20 थाने को इस मामले में शेल्टर होम के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। अब कोर्ट ने सेक्टर 20 थाने को इस मामले में शेल्टर होम के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। आदेश पर अमल करते हुए पुलिस ने शेल्टर होम के मैनेजर योगेंद्र के खिलाफ IPC की धारा 406 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र की रिपोर्ट। तो जल्दी 2022 खत्म हो जाएगा। वहीं इस साल कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनने भारत से बाहर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ करीब 1000% तोड़फोड़ और नफरत के मामले बढ़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीते सालों में दुनिया के कई अलग अलग देशों से हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें सामने आई। इतना ही नहीं, भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। वहीं NCRI की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक बीते कुछ सालों में भारत के बाहर हिंदू विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में और भी कई खुलासे किए गए हैं जो बताते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदुओं के खिलाफ कई तरह की गतिविधियां देखी गई है। लेकिन इन सब बातों से पहले जान लेते हैं कि NCRI है क्या। नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NCRI ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है सोशल मीडिया पर शेयर हो रही गलत जानकारी या प्रोपेगेंडा को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पता करना और देश दुनिया में उससे होने वाले इम्पैक्ट का रिसर्च करना। जानकारी के लिए बता दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन यानी NCRI की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 साल में दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ नफरत के मामले 1000% बढ़े हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस साजिश के पीछे कई देशों के इस्लामिक कट्टरपंथी शामिल हैं। बताते चले कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कई तरह से एनालिसिस किया है। NCRI की इस रिपोर्ट में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती इन घटनाओं के पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए। इसमें पहला कारण था देश की सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया। रिपोर्ट में दूसरी वजह बताई गई है कि भारत सरकार के राजनीतिक फैसले और तीसरी के मुताबिक दुनिया भर में घट रही घटनाएं। जैसे साल 2018 में जब ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी भारत दौरे पर आए थे तब ईरान ट्रोल्स ने 153 बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर ट्वीट किया था।
NCRI की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के खिलाफ हेट पोस्ट करने के लिए हिंदू देवी देवता, हिंदू संस्कृति और रहन सहन के तरीकों को टारगेट किया जाता है। बता दें कि इन पोस्ट में कुछ खास तरह के कीवर्ड और हैशटैग यूज किए जाते हैं। इन हेट पोस्ट को हिंदुओं को इंसल्ट के लिए यूज करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1000% नफरती पोस्ट हिंदुओं के लिए एक चिंताजनक विषय है। वहीं इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हिंदुओं के खिलाफ हेट पोस्ट के पीछे कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी पोस्ट ईरान और पाकिस्तान से आते हैं। वहीं इसके लिए 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं, जिसमें ये ट्विटर, टेलीग्राम, मैसेंजर, 4chan और गैब प्रमुख है। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही नफरत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।